नमस्कार। आज मैं आपके पहाड़ की एक ऐसी बेटी से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ जिन्होंने बॉम्बे में मल्टीनेशनल कंपनी की लाखों की सैलरी छोड़कर अपने पहाड़ में आई और पहाड़ की महिलाओं के बीच अब वो समाज सेवा का काम कर रही हैं, स्वरोजगार का काम कर रही हैं। और ये कोविड काल की बात थी, जब वो अपने गांव में आई, उन्होंने देखा कि खेतों में उनके टमाटर सड़ रहे हैं, मटर सड़ रहे हैं, कोई ख़रीदार नहीं है। उन्होंने जब वापस आए, उन्होंने यहाँ देखा और बाकायदा कंपनियों से बात करके कंपनियों को बुलाया, उनसे उनका मटर टमाटर बिकवाया और उसके बाद वो पहाड़ की हो गई। उन्होंने यहीं से रिजिग्नेशन भेज दिया और अब वो जौनसार बाबर के और पहाड़ के कई गांव में महिलाओं के बीच में स्वरोजगार का काम कर रही हैं। और इनका नाम है पूजा गौड़। पूजा जी नमस्कार। नमस्कार। पूजा जी, मैंने इंट्रोडक्शन आपका दे दिया है जो मुझे पता चला है। आप जरा अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। आप मेरा नाम डॉक्टर पूजा गौड़ है और मेरी जो एजुकेशन है पूरी वो मुंबई से हुई। और मुंबई में मैं एजुकेशन के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी, आईटी डिपार्टमेंट में। वहाँ पे सब सेटल्ड लाइफ थी, सारा कुछ सेटल्ड था। लेकिन शायद ये देवभूमि है और महासु महाराज की कुछ तो कृपा होगी या कुछ तो उन्होंने सोचा होगा कि 2020 में कोविड शुरू हुआ और मई में मैंने जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ, मैंने सोचा कि क्यों ना गांव चला जाए, ऐसे भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो मैं गांव की तरफ रुक गई। तो और वैसे बेसिकली जो मेरी जन्मभूमि है वह मैं उत्तर प्रदेश बनारस से हूँ और मैं जौनसार की बहू हूँ। मेरी शादी फेडिच में हुई है। तो ऐसे तो मेरा 2009 में मेरी शादी हुई और अक्सर मेरा आना जाना साल में 2-3 चक्कर लगते थे। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड इतनी सुंदर जगह है कि लोगों को मोहित कर लेता है, तो मैं आती थी, पर्यटक की तरह आती थी और घूम के मतलब सब घर में आना और मिल के जाना। लेकिन जब मैं मई 2020 में आई तो उस समय पूरा कोरोना काल था, सब कुछ बंद था और मैंने वो जो चीज़ें मैं कभी सोच नहीं सकती थी वो सारी चीज़ें देखी मैंने। और मतलब वो सब चीज़ें मुझे जॉब छोड़ने पे मजबूर हुआ कि मैं मुंबई की अच्छी खासी जो ज़िंदगी है, आप सोचिए कि कितना मेहनत से आदमी उस लेवल पे पहुंचता है जहाँ पे मैं पहुंची थी, इतनी पढ़ाई करने के बाद और एक अच्छी खासी मतलब प्रेसिडेंट की नौकरी पाना, इट्स नॉट अ ईजी टास्क। और जहाँ पे मेरा ऑफिस था नरीमन पॉइंट में समुंदर के किनारे, मतलब सभी कुछ अच्छा था। लेकिन उससे ज़्यादा जो भयानक स्थिति मैंने जब यहाँ पे देखी कि जो हमारे खेत में किसान मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद जब उनकी जो फसल है वो मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही है और उनको वो नदी में फेंकने के लिए मजबूर हैं, या फिर वो कोरोना काल में जो एजेंट जो लेके जाते थे उनकी सप्लाई वो पैसे नहीं दे रहे हैं और जो बोल के ले जा रहे हैं उसका हाफ रेट भी नहीं दे रहे हैं। तो वो देखकर मुझे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि क्यों ना, अब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं तो इस तरह से नहीं देख सकती हूँ। तो हमारे किसान भाइयों के लिए, जो हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। आपको तो पता है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा काम जो है महिलाएं करती हैं, खेतों से लेके बाहर तक। तो इस तरह से मेरा जो है उत्तराखंड का सफ़र शुरू हुआ। और मैंने जब यहाँ पे कुछ कंपनी उनको किस तरह से हेल्प की जाए, तो सबसे पहले उनके जो प्रोड्यूस हैं उनको मार्केट तक किस तरह से पहुँचाएंगे, सबसे पहली मदद तो उनकी यही करनी थी। तो मैंने एक राजस्थान की कंपनी थी, उनसे बातचीत किया और उस उत्तराखंड लाने के लिए उनका जो भी उस समय कोविड चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो जो लेटर पत्राचार वो सारी चीज़ें कराई, उनको परमिशन मिला। परमिशन मिलने के बाद जब वो आए तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको कहाँ किस तरह से उनका जो अकाउंटिंग सिस्टम होगा वो होगा। उनको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ से लाना मुश्किल था, तो यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन उनको अवेलेबल होना चाहिए। और एक वेयर हाउस चाहिए था जहाँ पे सारे जो प्रोड्यूस हैं वो आएँ और वहाँ पे सेग्रीगेट होकर मार्केट तक पहुँचे। तो उसके लिए हमारे पास एक खेत था, शिमला मिर्च का खेत। वो खेत मैंने पूरा कटवा दिया। मेरे ससुर जी बोले कि ये तो पागल हो, ये क्या कर रही है। फिर मैंने वो पूरा खेत कटवाया और वहाँ पे टेम्परेरी टेंट लगवाया। स्कूल से परमिशन ली, स्कूल बंद था कोरोना काल में। स्कूल में टेम्परेरी अकाउंटिंग की व्यवस्था कराई और वो व्यवस्था जो अकाउंटिंग की कराई, फिर वहाँ पे पूरा उनको बुलाया और मैंने वहाँ पे लोकल जिन लोगों के पास भी पिकअप था अवेलेबल, उन सब से मैंने बात किया। उन सब ट्रांसपोर्ट वालों को बुलाया और मैंने
उनसे रेट तय करवाए और फिर कंपनी वाले फाइनली आ गए। और उसी दौरान टेंट में काम करते करते ही हमने मिस्त्री लगा के मैंने खुद की सैलरी से अराउंड 50 लाख रुपए उस समय मैंने 3 महीने के अंदर खुद की सैलरी से खर्च करके एक बड़ा सा 4000 स्क्वायर फीट से बड़ा वेयर हाउस सेटअप किया। और उसमें मैंने किसी की भी कोई भी गवर्नमेंट या किसी की भी मदद नहीं ली, वो मेरी मेहनत की कमाई से था। ये किस गांव में, जोमसर बाबर के? जी, ये फेडिच गांव आता है, तहसील त्यूनी के अंदर, और ग्राम पंचायत अटाल यहाँ पे है। तो वो सारी चीज़ें मैंने सेटअप करा और उससे 3 महीने के अंदर वहाँ से सारी सप्लाई किसान के खेत में एक सप्लाई चेन सेटअप हुआ, क्योंकि MBA की हुई थी, ये सारा एक्सपीरियंस था, तो और कंपनी भी आई हुई थी, तो एक सप्लाई चेन सेटअप किया हमने। टीम जो है वो खेत में जाती थी, सारा जो एक लड़की बैठी हुई थी उसने सारा रिपोर्टिंग करती थी कि किसके खेत में कितनी सप्लाई है, और वो सारा चीज़ें वेयर हाउस में आके सेग्रीगेट होता था, सेग्रीगेट होकर मार्केट तक पहुँचता था और किसान को जो पर्ची है वो मिलती थी और उसका इमीडिएट पेमेंट हो जाता था। तो लगभग 3 महीने के अंदर हमने 1.2 करोड़ की सप्लाई करवाई और डायरेक्टली किसानों के खाते में वो पैसा गया। एकदम इतना ड्रास्टिक आपने डिसीजन लिया, क्योंकि आप लाखों की सैलरी वहाँ पा रही थी। आपके हस्बैंड भी, आपने बताया कि आपके हस्बैंड साइंटिस्ट हैं भाभा में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में साइंटिस्ट हैं जी। इतना बड़ा डिसीजन, क्या आपके घर वाले तैयार थे? एक महिला जो लाखों की सैलरी बॉम्बे में ले रहे हैं, वेल एस्टेब्लिश है, अचानक गांव में आके 50 लाख आपने खर्च भी कर दिया और तमाम एकदम चेंज, इसको पहाड़ मतलब क्या रिएक्शन क्या था परिवार का? देखिए, परिवार के लिए मैं जो है मतलब किसी भी परिवार के लिए लोग अपनी बेटी को या बेटे को क्यों पढ़ाते हैं कि एक सफल इंसान बनाने के लिए और एक अच्छी नौकरी के लिए। हम लोग जो मिडिल क्लास पीपल हैं उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि पढ़ लिख के कुछ इतना पढ़ ले कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए, लाखों का पैकेज हो। तो मंथली जो महिला मंथली लाखों रुपए कमा रही है, सारा खर्च करने के बाद भी इतने पैसे बच रहे हैं कि आप जो चाहिए वो खर्च करो, आपको कभी ये प्राइस टैग नहीं देखना पड़ रहा है कि कितने का सामान है और सब कुछ छोड़ देना, तो कोई भी फैमिली नहीं चाहेगी। तो वो थोड़ा था उनका कि तुम सोच लो तुम जो कर रही हो, क्योंकि तुम अभी पैसे आ रहे हैं इसलिए तुम ये सब कर पाई हो, पैसे नहीं आएंगे तो कैसे कर पाओगी। लेकिन मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा। हस्बैंड ने बोला कि देखो लाइफ एक ही है, तुम अपने सपने पूरे करो। तो उनका बहुत सहयोग रहा। वो बॉम्बे में अभी भी खुद खाना बनाते हैं, ऑफिस जाते हैं और छुट्टियां मिलती हैं तब उत्तराखंड आते हैं, और मैं यहाँ पे बच्चों के साथ में यहाँ पे रह रही हूँ। तो वो कहीं ना कहीं मतलब, लेकिन अब जब मेरे फैमिली वाले देखते हैं कि मैंने जो 4 साल में 2020 से 2024 आ गया है, जो अचीवमेंट मैंने किया है वो बहुत आसान नहीं है। और अगर बोला जाए तो कोई पलायन का ब्रांड एम्बेसडर अगर किसी को बोला जाए तो वो एक्चुअल में हूँ, कि जो इतना पढ़ाई करने के बाद मैंने MBA कर रखा है, MSc फिजिक्स में मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से MSc फिजिक्स की डिग्री है, उसके बाद मेरा सोमैया कॉलेज से MBA किया है IT एंड सिस्टम में, उसके बाद मैंने मैनेजमेंट में PhD कर रखी है। तो ये सारी चीज़ें हो करके और एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के और वो लाइफ छोड़ के और एकदम पहाड़ों में, जहाँ पे मैं 18 किलोमीटर पैदल चल के गई हूँ। मुंदोल से मुराज की दूरी है, लगभग 4 घंटे में पैदल चल के गई जंगल में, हम 4 लोग थे, और फिर वापस रात को पैदल आना, जहाँ पे इतने सारे, तो वो सारे चीज़ें मैंने देखी है। लेकिन जो सेटिस्फैक्शन जब मैं लोगों के लिए करती हूँ, चाहे वो बूढ़े से महिलाओं तक, जब मैं देखती हूँ और वो जब मुझे गले लगाते हैं और जो उनके चेहरे पे स्माइल होती है महिलाओं के, या जो भी बुजुर्ग जो किसान है भाई हैं, तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन शायद वो बॉम्बे की लाखों की जो सैलरी है वो नहीं दे पा रही है। अभी आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? इन 4 सालों में कितनी महिलाएं आपसे जुड़ी है और क्या काम आप कर रही हैं? जी, लगभग अभी तक अगर देखा जाए तो हम मेरे साथ में करीबन 650 से ज़्यादा समूह जुड़े हुए हैं। 650 समूह, समझ लीजिए कि एक समूह में कम से कम 5 से 6 महिलाएं होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी, मतलब थाउजेंड्स ऑफ द वुमेन्स, वो सारे लोग जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। और हम लोग देखिए, महिलाएं जो हैं, आप देखेंगे पूरे उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन है वो 1.17
CR के आसपास है जी, जितना मुंबई की पॉपुलेशन है। और इसमें मतलब 1 करोड़ की पॉपुलेशन में 57% जो है 57 लाख महिलाओं की पॉपुलेशन है। तो हम लोग इक्वली, उत्तराखंड की महिलाएं इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं जो यहाँ की जो आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। आप देखिए, आंदोलन से लेके सब जगह तक हमारी उत्तराखंड की महिलाएं आगे रही हैं। चिपको आंदोलन ले लीजिए या जो भी ले, अभी भी मैं देखती हूँ जौनसार बावर में बेसिकली मैं पूरे उत्तराखंड में ही काम अपना समय देना चाहती हूँ, क्योंकि हर जगह स्थिति वैसी ही है। एक आप पूरे उत्तराखंड में हमारे जो 13 जिले हैं, 13 जिले में से 10 जिले तो पर्वतीय हैं और 3 जिले ही हैं जो मैदानी है। और वो मैदानी, तो आप सोच लीजिए कि जो उपजाऊ जमीन है वो कितनी कम है। हाँ, 15% अगर देखा जाए, 85% में से 15% ही उपजाऊ जमीन है। तो उस जमीन से, सिर्फ उस जमीन पे हम फसल उगा के आर्थिक स्थिति सुधार नहीं सकते। हमें हर घर में रोजगार पैदा करना पड़ेगा। तो मेरा मेन फोकस है कि किस तरह से हम किसी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डिपेंड रह सकते। हमें अपनी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रह के स्थिति सुधरनी होती तो सुधरी ही जा सकती थी, और गवर्नमेंट कितना करेगा। लेकिन हम अगर सारी महिलाएं कुछ ना कुछ जो भी उनको स्किल आता है उसका स्किल डेवलपमेंट करके उनको रोजगार दिया जाए, और वो रोजगार को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या बहुत सारे पोर्टल हैं वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन करा के, और उनके जो वो प्रोडक्ट वहाँ पे बना रहे हैं उसको मार्केट तक पहुँचाया जाए। तो मुझे लगता है कि हमारी जो उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, और जो महिलाएं हैं वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाएंगी, और वो अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर पाएंगी। तो ये सारी चीज़ों को सोच के हमने महिलाओं के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई। वो महिलाओं को ट्रेनिंग कंडक्ट कराने के बाद उनको एक क्लस्टर बनवाया। सपोज 5 समूह है या 10 समूह है, वो महिलाएं जो एक जैसा काम करना चाहती हैं, उनका एक क्लस्टर, और वो क्लस्टर से किस तरह से उनके जो पैकेजिंग अच्छी हो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, तो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो वहाँ पे लोकल चीज़ें अवेलेबल है, उस लोकल चीज़ों का यूज़ करके किस तरह से हम लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जा सके जो हम पूरे इंडिया लेवल पे उसको हाईलाइट कर सकें कि ये उत्तराखंड का प्रोडक्ट है। आप सोचिए, हमारा ये, आई थिंक हमारे उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य है कि हम अगर हम हर्बल स्टेट के नाम से, पूरे भारत का अगर कोई हर्बल स्टेट है तो वो उत्तराखंड है। अगर अखरोट का, कश्मीर के पूरे मतलब इंडिया में अगर अखरोट के बाद कोई भी आता है, कश्मीर एक अखरोट में नंबर 1 है, सेकंड पे हम उत्तराखंड है। लेकिन अभी भी जो हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूस हैं, जैसे हमारा सेब हो गया या और भी चीज़ें हैं जो हैं, वो हम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वो किसी और के, जैसे एप्पल है वो हिमाचल के नाम से बिकती। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बुरास जो इतना ऑर्गेनिक भी है, प्लस उसमें हर्बल कंटेंट है, यस, जीआई टैग भी मिल चुका है। तो वो सारी चीज़ें किस तरह से हम पूरे भारत में फैलाएं जिससे उत्तराखंड का नाम हो कि हमारे जो 4 धाम है वो उत्तराखंड में है, हमारा जो हर्बल स्टेट है उत्तराखंड है। और अब तक ये बताइए जी, ये इतना आसान तो नहीं रहा होगा कि आपने आए और सीधा आपने कर दिया। जब आप गांव में आपकी एंट्री हुई जी, क्योंकि ट्रेडिशनल लोग हैं, हाँ, वैसे ही चल रहा है, वैसे ही सब 50-50 हो रहा है, तो आपको मुश्किलें क्या आई महिलाओं के साथ इंटरेक्ट करने में पहली जब आप गांव में गई थी? देखिए, मुझे याद है फर्स्ट मीटिंग जब मैं करने के लिए गई गांव में, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे पुरुष आए थे। 90% क्या, आप 95% बोल सकते हैं कि 95% मेजॉरिटी जो थी वो मेल की थी, फीमेल 5% ही थे। तो जब मैं निकली तो मैं महिलाओं को बोल रही थी कि आप भी आइए, आप भी आइए। तो उनका ये बोलना था कि हमारे जो सियाना है या हमारे जो घर वाले वो वही हैं, हम महिलाएं मीटिंग नहीं करते, हम मीटिंग में नहीं जाते। और वो दिन मुझे याद है कि वो 2020 का समय, और आज मैं जब मीटिंग करती हूँ तो मेल कुछ होते हैं और सारी महिलाएं वो बाहर आती हैं, और मुझे वो चीज़ें, वो जो फेज़ है, ट्रांजिशन ऑफ दिस फेज़, वो मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि महिलाओं को मैंने घर से निकाल कर
आज उनको मैंने अपने पैर पे खड़ा होने के लिए उनके अंदर वो मोटिवेशन ला दिया है कि वो, मैं एक बार बोलती हूँ कि आज यहाँ पे मीटिंग है और आज ये ट्रेनिंग होनी है, या आज यहाँ पे ये प्रोग्राम है, यहाँ पे कुछ हमें सिखाया जाएगा, या आप इस तरह से बिजनेस करो, यहाँ पे हमें जो जो आपके प्रोड्यूस है उसका हमें एक कैनोपी लगा के कुछ ब्रांडिंग करनी है या वहाँ पे एग्जीबिशन करना है, महिलाएं तैयार हैं। तो वो जो आसान नहीं था, क्योंकि उन्हीं महिलाओं से मुझे ये सुनना पड़ा था कि आप तो बॉम्बे की हैं, आपको तो कुछ नहीं, लेकिन हमें गांव में रहना है। अब वो चीजें खत्म हो गई हैं, तो ये बदलाव आ गया। उनको लग गया कि ये गांव में रहने वाली है, गांव में रह रही है। जी जी जी। इस समय आप किस किस तरह की ट्रेनिंग उन महिलाओं को, एक तो ट्रेडिशनल महिलाएं हैं गांव की जो अपने खेती बाड़ी पे लगी रहती है, किस तरह की आप उनको क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं और क्या प्रोड्यूस किस तरह का? देखिए, अभी तक जो हमने फोकस किया कि हर जगह जो दिए हैं या धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, वो अलग अलग चीज़ों से बनती है, शायद वो हेल्थ हजार्ड भी हो सकती है और मंदिरों के लिए कितनी पवित्र हो नहीं हो। तो हमने उत्तराखंड में जो यहाँ पे जो फूल होते हैं, एक्चुअल जो पहाड़ों में फूल होते हैं, वो फूल से, और जो गोबर है, फूल है, जो वहाँ पे देसी घी, जो पहाड़ का घी है, वो सारी चीज़ें यूज़ करा के, एक तो वो हमने ट्रेनिंग कराई उनको, तो वो लोकल रिसोर्सेज यूज़ करके उससे जो धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिए और बहुत सारे प्रोड्यूस उससे बना रहे हैं। दूसरा, वहाँ पे जो वहाँ के लोकल प्रोड्यूस होते थे, जैसे चक्राता की राजमा फेमस है, अखरोट फेमस है, तो ये सारी चीज़ें जो वो लगाती थी, तो उनको किस फॉर्म में बेचा जा सके। जैसे एक तो नॉर्मली जो बिकता ही है कि आप पाउडर फॉर्म में बना के बेच दे, उसको और किस किस तरह से यूज करा सकते हैं, प्रोसेस करा के, तो वो सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। दूसरा, जिन महिलाओं को शौक था कि हम टेलरिंग करें, तो उनको ट्रेनिंग करा के उनको सीसीएल के माध्यम से जगह जगह उनके ऑफिसेज, मतलब उनका एक शॉप खुलवा के और उनको और भी महिलाओं को उनके साथ रोजगार मिल जाए, वो सारी चीज़ें करने की शुरू कर दिया है। और अभी मेरा जो मेन फोकस है पर्यटन, आप देखेंगे कि पर्यटन हमारे उत्तराखंड का इट्स अ मोस्ट अट्रैक्टिव थॉट्स जो आते हैं विलेज में, विलेज टूरिज्म। तो विलेज टूरिज्म पे बहुत सारे जो हमारे गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस खाली पड़े हुए हैं, बहुत सारे हमारे जो फॉरेस्ट के, हाँ, गेस्ट हाउस खाली है, या कोई भी डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउस खाली हैं, प्लस जो पुरानी घर होते थे, आजकल उस घर में कोई रहता नहीं है, सब नए घर बना के शिफ्ट हो गए, तो उस घर को रेनोवेट करा के किस तरह से हम जो ये टूरिज्म, एग्री टूरिज्म है, उसको फोकस करके हम लोग काम करने के लिए अभी उसकी तैयारी चल रही है कि हम लोग जगह जगह पे, जैसे लाखा मंडल हो गया, फिर टाइगर फॉल हो गया चक्राता का, फिर त्यूनी का हनोल जो महासू टेम्पल है, मैनरथ है, तो ऐसे हम लोग जो डेस्टिनेशन है वहाँ प्लान करके वहाँ पे महिलाओं का एक स्टॉल लगेगा, जो वहाँ के लोकल जितने भी, हाँ, फॉर एग्जांपल ये तहसील, वहाँ पे 10-15 गांव जो भी आएंगे, उन गांव की महिलाएं वहाँ पे वो अपना प्रोड्यूस रखें, प्लस जितने टूरिस्ट आएंगे उनको वहाँ का उत्पाद मिलेगा और महिलाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये 7-8 जगह पे हम लोगों ने फोकस किया है, और ये हम लोग इस साल का हमारा प्लानिंग है कि यहाँ पे हम लोग एग्री टूरिज्म, जैसे वो खेतों में भी जाएंगे, वो एक्सपीरियंस करेंगे, महिलाओं को डेयरी खोल रहे हैं तो वो भी जाके एक्सपीरियंस करेंगे, प्लस उनको एक शांतिपूर्ण माहौल मिलेगा रहने के लिए। तो वो सारी चीज़ों की तैयारी वो चल रही है, वो हम जल्द ही 2024 में ये मिशन है हमारा कि ये सारी चीज़ें करना, तो इस पे फोकस कर रहे हैं। बहुत ही स्मूथ बता दिया कि आपने कैसे सफ़र तय किया जी। आपको सबसे पहले क्या दिक्कत आई जिसको आप पर्सनली आपको लगा होगा, झटका लगा होगा कि यार ऐसा भी होता है क्या? जी, जब मैंने बहुत सारे प्रोड्यूस की सप्लाई कराई थी वहाँ पे और किसानों को लाभ मिला था, तो मुझे जगह जगह से कॉल आने शुरू हुए कि आप हमारे यहाँ पे भी आए, जो मतलब हमारे जौनसार, बाबर, उत्तरकाशी, टिहड़ी, गढ़वाल, ये सारे रीजन से मुझे, तो जब मैंने विजिट करना शुरू किया गांव-गांव में जाके, तो वहाँ पे मुझे पता चलता है कि मतलब जो मेरे माइंड में जो इमेज था कि इतनी सारी योजनाएं आती हैं, वो योजनाएं अगर धरातल पे आ जाती हैं तो आई थिंक वो एक तो रोजगार देंगी ही देंगी, बट लोगों को, मतलब लोगों के लिए एक सुविधा रहती है। तो जब मैं वहाँ पे गई और कुछ, जैसे एग्जाम्पल लूँगी मैं, चात्रा गांव, वहाँ पे मैं गई और वहाँ और चात्रा में देखूंगी, अटाल, आप अटाल का ले सकते, अटाल में भी ऐसे 2-3 मकान हैं, और चात्रा में मैं गई, वो सारे जगह पे जो एकदम गरीब है, जिसके पास रहने के लिए मकान ही नहीं है, वो ऐसे घर में रह रहा है, कोई पंचायत घर में रह रहा है, कोई ऐसे घर में रह रहा है कि अभी वो गिर जाएगा, पानी, बारिश हो रही है, पानी टपक रहा है, ऐसे में वो अपने बच्चे के साथ में रहने के लिए मजबूर है।
फिर मैंने RTI के थ्रू वो सारा डेटा निकाला कि कितने मकान जो हैं वो मिले हैं और वो एक्चुअल किसको किसको मिले हैं। फिर उसके ऊपर मैंने जगह जगह गांव पे विजिट किया तो पता चला कि ऐसे लोगों को मकान मिले हुए हैं और जिनके बड़े बगीचे हैं, जिनके 6-6, 7-7 दुकानें हैं, 2-3 गाड़ियां हैं और बेचारे उनको नहीं मिला। तो उसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन किया। तो उसके ऊपर जब मैंने लेटर लिखा तो जांच के लिए टीम आई। जब टीम आई तो उसमें से कुछ दबंग लोग थे, उन्होंने 70-80 लोगों को मिल के साथ मुझे घेर लिया। तो और मैंने अपने फैमिली को बोला था कि आप लोग कोई भी नहीं आओगे मेरे साथ, मैं नहीं चाहती हूँ हमें अकेले लड़ने दो। तो मेरी फैमिली का उस समय कोई नहीं आए और मैं वहाँ पे अकेले थी। लेकिन मैंने ये चीज़ है कि एक जागरूक होने के नाते और बॉम्बे में एजुकेशन वगैरह इतना सब होने के नाते, तो मैंने वहाँ पे पहले ही पुलिस को फ़ोन कर दिया था कि यहाँ पे जांच के लिए आ रही है। और शायद ये पहली बार ऐसा होने जा रहा था उस क्षेत्र में कि किसी ने विरोध किया हो और ऐसे लोगों के ऊपर आवाज उठाई हो कि जो वहाँ के दबंग लोग हैं। तो मैंने पुलिस और पुलिस ने बहुत अच्छा सहयोग किया कि वो इमीडिएट, मतलब मैंने फ़ोन किया और वो जब तक मैं पहुंची और पुलिस साथ में पहुंच गए थे तो पुलिस की पूरी टीम तैनात थी। तो जैसे उन्होंने घेरा और वो सब शुरू हुआ तो पुलिस ने इमीडिएट उनको भगा दिया। फिर वहाँ पे लोग आए और इस तरह से विरोध, मतलब जो विरोध करने वाले विरोध तो किए, लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ कानूनी तरह से रहते हो और अपनी बाउंड्रीज के अंदर में रहते हो तो वो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो करीब 535 मकान ऐसे थे जो कैंसिल हुए। तो जब कैंसिल हुए तो सब लोगों ने मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया कि ये तो विकास विरोधी है। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि ये विकास विरोधी नहीं है, आप एक अपना बड़ा दिल करो, आपके पास तो भगवान ने ऑलरेडी दे रखा है, जो डिजर्व करते हैं उनको मिलना चाहिए। जिसके लिए ये योजना बनी है आप उनको होने दो। गांव-गांव में प्रधान जो है अपना काम पारदर्शी तरीके से करे कि वो देते हैं कि क्या किसको होना है किसको नहीं होना है, तो वो पारदर्शी के तरीके से करे। ऐसे नहीं करें कि मेरे 5% लोग ये मेरे वोट बैंक हैं जो बाकी गांव वालों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये 5% लोगों को मैं खुश कर लूं। तो वो सारी चीज़ों पे शुरू हुआ। फिर बहुत सारी ऐसी भी थी जैसे पेयजल योजना में ये भी बहुत अच्छी योजना है कि सब तक पानी पहुंचनी चाहिए। पानी जो है हमारी बेसिक नीड है, लेकिन पानी उन तक पहुंचनी चाहिए जहां पे पानी नहीं है। और ये योजना में पानी वहीं तक पहुंचाई जा रही है जहां पे ऑलरेडी पेयजल योजना बनी हुई है। तो इसका विरोध किया, फिर पूरा सिस्टम एक साथ इकट्ठा हो गया। मेरे ऊपर 107-16 की धाराएं लगी और दबाव डाला गया कि इनको जेल में डालो, मतलब बहुत सारी चीजें करी गई। लेकिन जो प्रभावशाली लोग कर सकते हैं। जी, तो मैंने जब 2020 में जब मेरे साथ में प्रधानमंत्री आवास का ये झटका लगा और ये सब चीजें हुई तो मैंने इमीडिएटली अपने आप को LLB के लिए एनरोल कर लिया। तो फिर मुझे कानूनी में पढ़ाई करना शुरू कर दी तो नॉलेज हो गया। फिर मैंने जो चीजें आई 107-16 ये सब, उसका मैंने खुद सब रिप्लाई फाइल कराया। उसके बाद SDM को मजबूरी में वो सारी चीजें निरस्त करनी पड़ी और उन्होंने अपना लेटर वापस ले लिया। इनके लिए, इन समस्याओं के लिए आपने LLB की पढ़ाई शुरू कर दी है। जी। अब आप खुद ही जवाब। हाँ, तो अब मैं जो बेचारे गरीब थे, हाँ। जिनको आपने देखा, क्या उनको आपके प्रयास से मकान मिले हैं? जी, बहुत सारे लोगों को मकान मिले, बहुत सारे लोगों को वृद्ध पेंशन नहीं मिल रही थी वो मिली। बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनको अपंग थे और उनको कोई भी पेंशन नहीं थी और उनका कोई देखने वाला नहीं था, तो उन सबको वो चीज़ें मिलना शुरू हो गई। और उनके मतलब ऐसी तो बहुत सारी लिस्ट है कि जिनसे उनको ये सारी चीज़ें पहुँच रही है। आजीविका जो योजना उसकी भी आप प्रतिनिधि हैं, उसका भी आप गाँव में देखती हैं? हाँ जी, तो आजीविका मिशन जो है इसमें बेसिकली ग्रामीण महिला, ये रूरल डेवलपमेंट के लिए ही बना हुआ है। और लेकिन कोई भी चीज़ तब तक सफल नहीं होगी जब तक हम धरातल पे उसको ना पहुंचाएं। तो अभी वही योजना तो बहुत टाइम से चल रही है लेकिन विकास नहीं हो पाया है। तो मेरा ये फोकस है, मेन फोकस है। मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसलिए निभा रही हूँ कि ये जिस काम के लिए है, जिस महिलाओं के लिए है, वहाँ तक सही मायने में उस तरह से काम किया जा सके और उनका डेवलपमेंट हो सके। जो महिला सशक्तिकरण है, एक्चुअल मायने में महिला सशक्तिकरण हो पाए, तो वो काम कर रही हूँ मैं। आप जो प्रोड्यूस वहाँ बनाती हैं, जो प्रोसेस करती हैं, जैसे धूप बनाती है, इसके लिए आपने मार्केटिंग का क्या एक कोई मॉडल बना रखा है? किस तरह का? एक तो वो है कि टूरिस्ट वहाँ जाएं, वहाँ स्टॉल लगाएं जी,
और बाहर भी आप देहरादून में या दिल्ली में कुछ ऐसी जी, व्यवस्था करेंगे? देहरादून में जगह जगह पे सरस मेले होते रहते हैं, तो वो सरस मेले में जाते हैं। प्लस बहुत सारे जैसे ट्राइफेड्स हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ में रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे सप्लाई होती है। प्लस जो मेरे खुद के लिंकेज है, जो मैं बहुत सारी मार्केट कंपनियों से जुड़ी हूँ, तो वहाँ से जो रिक्वायरमेंट मैं ले लेती हूँ, फिर महिलाओं को बता देती हूँ कि इतनी इतनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो जो पैकेजिंग करते हैं, तो वहाँ पे उनके थ्रू सप्लाई शुरू हो रही है। अभी मेरा मतलब ये सोच है, ये मानना भी है कि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो उनके लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म, सभी समूह की महिलाओं के एक ऐसी प्लेटफॉर्म आईटी के थ्रू प्रोवाइड किया जा सके कि जिसमें वो खुद अपने प्रोड्यूस को एनरोल कर पाएँ और बाकी लोगों को, जो यूज़र्स, जो कंज्यूमर्स हैं, वो उनको विजिबिलिटी हो और वहाँ से डायरेक्टली जैसे अमेज़ॉन में होता है वैसा ही वो प्रोड्यूस को ले वहाँ से परचेज कर पाए। सबसे बड़ी समस्या एक है कि पहाड़ में इतना टफ काम है, महिलाएं करती है, लेकिन अब हाईटेक का ज़माना है जी, और उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ। आप जब बागवानी में जाइए, चाहे आप टूरिज्म में जाइए, किसी भी क्षेत्र में, उसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो क्या आपने कोई ऐसा मॉडल बनाया है कि उसको महिलाओं को ट्रेंड किया जाए? खेती में, किसानी में अब ड्रिप आ गया है, आप बागवानी में तरह तरह की चीज़ें आ गई, तो इसके लिए कोई आप मॉडल बना रहे हैं मिल के किसी के साथ कि इनको ट्रेंड किया जाए महिलाओं को, ताकि उनको कम मेहनत में ज़्यादा प्रोड्यूस मिल सके? जी, देखिए अभी एग्रीकल्चर आप देख रहे हैं, ड्रोन के थ्रू छिड़काव शुरू होने, मतलब शुरू हो चुके हैं ड्रोन के थ्रू छिड़काव। तो इस किस तरह से एक किसान, साइंस और एग्रीकल्चर तीनों मिक्स होके और उसको हाईटेक तरीके से हम उत्तराखंड में काम कर पाए, इसके ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ। इसके ऊपर ये सबसे पहले आप देखिए कि हमारा जो उत्तराखंड है वो हर्बल स्टेट है। ये हर्बल स्टेट में हमारे उत्तराखंड में करीबन 5000 जो हर्बल स्पीसीज वो ऑलरेडी पता की जा चुकी है, जिसमें से 1500 के ऊपर ऑलमोस्ट काम चल रहा है। तो मेरा मेन फोकस है कि हम क्यों ना मेडिसिनल और हर्बल ये इसके ऊपर ही फोकस करके और काम करें। तो इसमें हम लोगों ने महिलाओं को जगह जगह, जैसे पंतनगर है या फिर यहाँ पे शंकरपुर है और ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके हमने 40-40 महिलाओं के बैच बनवाए। कुछ बैच ट्रेनिंग के लिए ऑलरेडी जा चुके हैं, ट्रेंड हो चुके हैं, और कुछ बैच अभी जो ईयरली कैलेंडर आता है उसमें हम लोगों ने 18 तरह की ट्रेनिंग्स, उसमें आप कंप्यूटर मतलब मोबाइल रिपेयरिंग से ले करके और पूरी मतलब किस तरह से फ्लावर जो फ्लोरिकल्चर है उसमें मार्जिन काफ़ी अच्छा है। 5% मतलब जो नॉर्मल खेती होती है जिसमें अगर आप हाफ मार्जिन है या वो है, तो उसमें ऑलमोस्ट 5% मतलब 5 टाइम्स मोर है फ्लोरिकल्चर में। गुलाब ऑयल है जी, उसकी जो MSP है गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए किलो है जी, और वो मार्केट में उसका 10-12 लाख रुपए किलो है। तो इस तरह की तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लीलियम है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक फ्लोरिकल्चर पे हमारी जो है एक बैच ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है, दूसरी को ट्रेनिंग अभी जा रहे हैं। ऐसी 18 फ्लोरिकल्चर से लेके मेडिसिनल प्लांट से लेके डेयरी से डेयरी है, मशरूम का तो ऑलरेडी हमारे जो 2-3 बैचेस हुए हैं, और भी करना। मशरूम बहुत अच्छी चीज़ है जिसपे किया जा सकता है, और जो लोकल चीज़ें करते हैं तो सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर करीबन 18 तरह के चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करी कि जहाँ पे महिलाएं ट्रेंड होके कर सकती, और उसका हमने नॉमिनेशन लिया। कुछ बैचेस रेडी हो गए ट्रेंड होके, और कुछ 2024 के कैलेंडर में उनको ट्रेंड करना है, ट्रेंड करके उनको अभी मुझे लगता है आपका एरिया जो है जौनसार बावर है जी। क्या आप कोई ऐसा एम्ब्रेला बनाना चाहेंगे पूरा उत्तराखंड का कि हर क्षेत्र में, और काफ़ी महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं, क्या आप चाहती हैं कि एक ऐसा एम्ब्रेला बने कि पूरे उत्तराखंड की इस तरह की महिलाएं जो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनका एक ग्रुप बने, ताकि पूरे उत्तराखंड में पॉलिसी लेवल पे आप गवर्नमेंट को कर सकें, पॉलिसी लेवल पे आप इफेक्ट कर सकें? देखिए, आप जब कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है ना, कोई भी काम करने की शुरुआत होती है, तो हमेशा ये बोलते हैं कि अपने घर पहले दिया तो अपने घर में जलाओगे, तब फिर आप बाहर जलाते हो। तो जब मैं आई और मैंने अपने आसपास के, अपने क्षेत्र के प्रॉब्लम्स को देखा, तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। लेकिन मेरा मकसद ये कतई नहीं है कि मैं वहाँ पे काम करूँ। मेरा मकसद है कि पूरे उत्तराखंड लेवल पे, मैंने जो बताया कि हमारे जो 10 पर्वतीय राज्य हैं, 10 पर्वतीय राज्य में आप 10 पर्वतीय जो जिले हैं, जिसमें से 3 जो है वो प्लेन है। तो आप सोचिए कि सारे 2017 में पलायन आयोग बना और उसकी रिपोर्ट 2018 में आई, कितने सारे चीज़ें पलायन हो गई। तो जो आबादी
हमारा प्लान ऐसे हो रहा है कि गांव से शहर में आ रहा है, जो 15% बचा है उसी में ही सारी पॉपुलेशन आ रही है। तो हम लोग किस तरह से पूरे उत्तराखंड लेवल पे सारे 10 जो पर्वतीय जिलों में काम करके कि वो जो नीचे शिफ्ट हो रहे हैं उसको रोका जा सके, उसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। क्योंकि अभी जो मेरा एरिया है उसको हम लोग काफ़ी हद तक जो वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, ऐसे ही उसका रेप्लिका बाकी जो पहले 95% पुरुष आते थे, हाँ। अब आपकी सभा में 95% महिलाएं आ रही हैं। ये बड़ा अचीवमेंट जी। तो और जगह जगह से जो और भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से महिलाएं कनेक्टेड हैं और वो फ़ोन करती हैं। तो अभी ये है कि हम यहाँ पे तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी इसी तरह से काम होना शुरू हो जाए। तो वो फोकस तो मेरा सबसे पहले ही मेन है। और दूसरी महिलाओं को क्या सुझाव है? आप 2-3 पॉइंट सरल से सुझाव जो अपना काम वो शुरू कर दें। जैसे आपने पहले सबसे पहले महिलाओं को बाहर निकाला, ऐसे आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो महिलाएं हैं, मैं अपने सभी जो पर्वतीय महिलाएं हैं उन सभी लोगों को ये बोलूँगी कि आप लोग जितना काम करते हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। मैं आप लोगों को देख के और मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ पे रुकना है और मुझे करना है। तो जिस तरह से आप अपने घर की पूरी बागदौड़ अपने हाथ में लेके सुबह उठती है, 4 बजे से उठ के रात को 10 बजे तक कंटिन्यूस काम करते रहते हैं, चाहे वो गाय का दूध निकालने से लेके, खेती बाड़ी से लेके, बच्चों से लेके, फैमिली से लेके। तो आप क्यों ना हमेशा आप जब अपने फैमिली की आर्थिक स्थिति मजबूत कर पाएंगी तो आप सोचिए कि आप तो अपने गांव, अपना घर का विकास तो करेंगी, अपने गांव का भी विकास करेंगी, अपने क्षेत्र का भी विकास करेंगी। तो हमें जो आपकी जो भी रुचि हो, आप जो भी कुछ करना चाहें, अपने घर में से जो आपको टाइम मिलता है वो टाइम निकाल के अपने गांव में जितनी महिलाएं हैं उनको एकजुट करके कुछ इस तरह की चीज़ें जो आप खुद करना चाहती हैं वो सारी चीज़ों का आप बनाना शुरू करें, उसके लिए करना शुरू करें। पूजा जी, जरूर आपका शानदार सफर है और ये आगे बढ़े, पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों में फैले, पूरे राज्य में फैले। इन्हीं उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।